बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इससे पहले आप इस कहानी की 102 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 103 मुलाहिजा फरमाएं। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसकी बात काट दी। मैं अब भी मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, शारिक ने कहा। जब तक तुम वफादार रहोगे मुझे अपना दोस्त पाओगे, लेकिन अगर गद्दारी का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया तो एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकोगे। इंस्पेक्टर उस्मान जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना ने माँ जी को बातों में लगा रखा था कि वो शारिक और उस्मान में होने वाली गुफ्तगू न सुन सके, जबकि उसकी अपनी तमाम तर तवज्जो इन्हीं की बातों की तरफ थी। गाड़ी गड़ी शाह के फूल और तैदाब याते से होती हुई घोड़े शाह चौक पर पहुंच गई। उस चौक से जरा आगे बागबानपुरा की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे घोड़े शाह का मज़ार था। कब्र एक छोटी सी चार दीवारी के अंदर थी। दीवारों पर और कब्र के आसपास मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घोड़ों के अंबार लगे हुए थे। ज़ईफुल अकीदा लोग मनते मानने आते तो पैसों के अलावा चढ़ावे के तौर पर मिट्टी के ये घोड़े भी चढ़ाते थे। उनकी मन्नत पूरी होती या ना होती, मज़ार के पड़ोस में मिट्टी के ये छोटे छोटे घोड़े बनाने और बेचने वालों का कारोबार खूब चल रहा था। घोड़े शाह रोड पर तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद इंस्पेक्टर उस्मान ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। उस तरफ एक कॉलोनी बन चुकी थी। मुगलों के जमाने में यहाँ एक वसीउ अरीज और खूबसूरत बाग हुआ करता था, जो बाद में माली का बाग कहलाने लगा। क़याम पाकिस्तान के बाद भी यह बाग काफी अर्सा तक मौजूद रहा था, लेकिन फिर बदतदरीज यहाँ बस्तियां बनती चली गई और शालीमार बाग तक जाने वाली उस तंग सी सड़क के दोनों तरफ बागात गायब हो गए। उसके चारों तरफ छोटे बड़े मकान बन गए थे। इंस्पेक्टर उस्मान अगरचे सिर्फ एक मरतबा कई साल पहले यहाँ आया था, लेकिन उसे सब इंस्पेक्टर सलमान के घर का रास्ता मालूम था। उस बस्ती के आगे की तरफ छोटे मकान थे, जबकि पिछली तरफ बड़े प्लाट थे। सलमान का मकान खासा बड़ा था और उसके साथ वसीउ लान भी था। एक सड़क उस तरफ से भी चा बीरा की तरफ चली गई थी। नर्स रजिया वगैरह उनसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। हारन की आवाज सुनकर गेट नर्स रजिया ही ने खोला था। उस्मान गाड़ी को अंदर लेता चला गया। पहले से खड़ी हुई निशान के पीछे रोक दी। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो शारिक हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। रजिया ने उसे बताया था कि मकान काफी अरसे से बंद पड़ा है। उस शारिक का ख्याल था कि दीवारें और फर्श धूल से अटे हुए होंगे, लेकिन यहाँ सूरत उसके बरक्स थी। कमरों में बेड बिछे हुए थे। दूसरे कमरों में भी जरूरी फर्नीचर मौजूद था। ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था। ये सब क्या है? शारिक ने रजिया की तरफ देखा। मेरी दूर अंदेशी, नर्स रजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिन दिनों तुम मेरे क्वार्टर में रह रहे थे, उन्हीं दिनों मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें किसी महफूज पनाहगाह की जरूरत है। उन्हीं दिनों मेरे डैडी भी आए थे। उन्होंने बताया कि पहले वाले किराएदार वापस जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर किसी और को मकान किराए पर देना चाहता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। जब तुम मेरे क्वार्टर से चले गए तो मैं खुद यहाँ आई। अपने हाथों से मैंने यहाँ की सफाई की और फिर 2-3 दिन में यहाँ फर्नीचर डलवा दिया। इस मकान के किराए की मिलने वाली रकम मेरे पास जमा थी। उसमें से कुछ रकम मैंने खर्च कर दी। मैंने पड़ोसियों को बता दिया था कि शायद चंद रोज में मेरे कुछ अजीज रहने के लिए यहाँ आ जाएं, और आज मेरा कहा हुआ पूरा हो गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम लोगों को पड़ोसियों से परेशान होने की जरूरत नहीं। दाईं तरफ के मकान में जो लोग रहते हैं वो खुद भी किसी से मिलना पसंद ही नहीं करते, और बाईं तरफ का मकान खाली पड़ा है। वो लोग सऊदी अरब गए हुए हैं और सामने वाले मकानों में रहने वाले भी बस एवं ही हैं। इसलिए तुम लोगों को उनसे घबराने की जरूरत नहीं। वैसे अगर खवातीन यहाँ आने की कोशिश करें तो उनसे इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए कि उनकी हौसला शिकनी हो और दोबारा ना आए। समझ गई बड़ी भी, समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। और भी कुछ कहना है तो कह डालो, और यकीन करो हम तुम्हारी हदायत पर पूरा पूरा अमल करेंगे। शुक्रिया। नर्स रजिया भी मुस्कुरा दी। अब मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? मैंने तो बहुत पहले से सारे इंतजामात कर रखे हैं। इस वक्त तो चाय खुश्क दूध की पीनी पड़ेगी। चलेगा, शारिक बोला। वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए। शारिक के एक्सीडेंट वाले वाक़े को 14-15 दिन हो चुके थे और अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलने भी लगा था, लेकिन नर्स रजिया ने उसे वादे तौर पर तंबीह कर दी थी कि वो कम से कम 1 महीना और आराम करे। थोड़ी देर बाद नर्स रजिया और शाह परी चाय लेकर आ गई। वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे, लेकिन माँ जी उस कमरे में चली गई थी जो उनके लिए मखसूस कर दिया गया था। वो खासी दिल बर्दाश्ता थी। उन्होंने से अब ये भी नहीं पूछा था कि कोठी छोड़कर क्यों आए हो। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। रात 2 बजे तक वो लोग बातें करते रहे और फिर इंस्पेक्टर उस्मान तो रुखसत हो गया, लेकिन नर्स रजिया वहीं रह गई। उसे कल शाम को ड्यूटी पर जाना था। उसका इरादा था कि कल दोपहर तक यहाँ रहेगी। नौलखा और शारिक अपने अपने कमरों में चले गए। समीना और रजिया वगैरह ड्राइंग रूम में बैठी बातें करती रही और फिर वो चारों भी ड्राइंग रूम में ही सो गई। सुबह उठते ही नर्स रजिया ने चाय बनाई, फिर शाहपरी को साथ लेकर शाह मीरा चली गई। शाहपरी ने अब चादर भी नहीं ओढ़ी थी। उसे चादर ओढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इस शहर में उसे कोई पहचानता नहीं था। गुलबर्ग में तो वो समीना का साथ होने की वजह से चादर ओढ़ती रही थी। बाजार से सामान खरीदने के बाद तो वो तकरीबन 1 घंटे बाद लौटी थी। नर्स रजिया आते ही नाश्ते की तैयारी में लग गई। दूसरी रजिया भी उसका हाथ बटाने लगी। तफैल अभी तक नहीं आया। नाश्ते के दौरान समीना ने कहा, आ जाएगा। शारिक बोला, होशियार आदमी है, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। नाश्ते के बाद नर्स रजिया उन्हें घूम फिर कर घर दिखाने लगी।
4 बेडरूम नीचे थे और 4 ऊपर थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां अंदर से थी। ये मकान उनके ख्याल में हर लिहाज से महफूज था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। मकान का एक दरवाजा पिछली गली में खुलता था। ये तंग सी गली थी। मकान दिखाने के बाद नर्स रजिया ने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। वो मुर्गी और बकरे का गोश्त ले आई थी। कुछ गोश्त उसने पकाने के लिए निकाल लिया और बाकी फ्रिज में रख दिया। इसी दौरान तफैल भी आ गया। अच्छा ही हुआ आप लोग रात को वहाँ से आ गए थे, उसने शारे के पास बैठते हुए कहा। सुबह 10 बजे 2 औरतें आ गई थी। उन्होंने बड़े बड़े थैले उठा रखे थे। एक औरत ने कहा कि वो औरतों के इस्तेमाल की चीजें बेचती है और घर की औरतों से मिलना चाहती है। मेरे मना करने के बावजूद वो गेट में घुस आई थी और जब मैंने बताया कि घर वाले गुजरांवाले गए हुए हैं तब वो बाहर गई थी। इंस्पेक्टर उस्मान वाकई काम का आदमी साबित हुआ, समीना बोली। अगर वो हमें बरवक्त इतला ना देता और हम वहाँ से ना निकलते तो हम में से कोई भी उन औरतों की नजरों में तो आ सकता था। हाँ, वाकई वो काम का आदमी साबित हो रहा है और मैं उससे बहुत से काम लेना चाहता हूँ, शारिक बोला। वो हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है, लेकिन मैं ये बंदूक उससे ही चलवाऊंगा। हाजी का बागबानपुरे वाला गोदाम कहाँ है? उस्मान ने तुम्हें उसके बारे में बताया था ना, समीना ने पूछा। वो गोदाम दरअसल बागबानपुरे में नहीं, सिंहपुरा के कब्रिस्तान में है, शारिक ने जवाब दिया। यही सड़क बागबानपुरे की तरफ चली गई है। इससे पहले सिंहपुरे का चौक आता है। चौक के बाईं तरफ चंद गज आगे एक पुराना सा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के किनारे सड़क के साथ 2-3 मकान हैं। वो मकान हाजी की मलकियत है। सड़क के दूसरी तरफ दुकानें हैं जो हमेशा बंद रहती हैं। उन दुकानों और मकानों के नीचे तय खाना है। उस तय खाने का रास्ता मकानों के साथ बने हुए एक तवीले में है। ये तवीला भी हाजी ने बनवा रखा है और उसका मकसद तय खाने के रास्ते की हिफाजत करना है। यहाँ कम से कम 2 आदमी हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो फिर आज रात उस तवीले को भी उड़ा दिया जाए, समीना मुस्कुराई। अगर वहाँ गोला बारूद हुआ तो उसे उड़ाना खतरनाक होगा। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ गुंजान आबादी है। तो फिर पहले उस्मान से मालूम किया जाए कि उस तय खाने में किस किस्म का माल रखा हुआ है, समीना ने कहा। अगर वहाँ असला ना हो तो उस तवीले को आग लगा दी जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि हाजी को पे दर पे इस तरह के नुकसान पहुँचाए जाए कि वो पागल हो जाए, शारिक बोला। तो फिर मैं उस्मान से बात करती हूँ, समीना ने कहते हुए फोन उठा लिया। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसकी बात की तस्दीक कर दी कि उस गोदाम में सिर्फ हीरमन रखी है, असला वगैरह नहीं होता। ठीक है, तुम आज रात 10 बजे यहाँ पहुँच जाना, समीना ने कहा। प्रोग्राम क्या है? उस्मान ने पूछा। आओगे तो पता चल जाएगा, समीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि पहले तफैल को भेज दिया जाए, वो मालूम करके आए कि वहाँ की सूरत क्या है, वहाँ कितने आदमी मौजूद रहते हैं, शारिक ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, समीना कहते हुए वहाँ से उठ गई। सवेर 5 बजे के करीब तफैल को सिंहपुरा भेज दिया गया। उसकी वापसी तकरीबन 3 घंटे बाद हुई थी। उसके कहने के मुताबिक वो तवीला भी बराए नाम ही है। वहाँ सिर्फ 2 तांगे हैं। खासा लंबा चौड़ा प्लाट है जिसके ज्यादा हिस्से में काट कबाड़ भरा हुआ है। लकड़ियों के अंबार के पीछे 2 कोठरियां बनी हुई हैं। तय खाने का रास्ता एक कोठरी में है। उसका अंदाजा उसे इस तरह हुआ कि वो एक बेरोजगार कोचवान बनकर वहां गया था। वो आवाजें देता हुआ तवीले में घुस गया। उसने दोनों कोठरियां भी देखी जो खाली थी। वो तवीले के सेन में खड़ा इधर उधर देख रहा था कि बाहर से एक आदमी अंदर आ गया। उसने चाय के 2 गिलास उठा रखे थे। वो उस तवीले का मुहाफिज था जो चाय लेने गया हुआ था। वो तफील से सवाल जवाब करने लगा। इसी दौरान एक और आदमी एक कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। उससे तफैल को अंदाजा हुआ कि वो दूसरा आदमी यकीनन तय खाने में था और तय खाने का रास्ता उस कोठरी में है। उन दोनों ने तफैल को डांट डपट कर भगा दिया। शारिक और समीना ने प्रोग्राम फाइनल कर लिया। मंसूबे के मुताबिक समीना और शाहफरी को इंस्पेक्टर उस्मान के साथ जाना था। रात 10 बजे इंस्पेक्टर उस्मान भी आ गया। उसके साथ तबादला ख्याल करने के बाद 11 बजे वो तीनों वहाँ से रुखसत हो गए। उस्मान ने कब्रिस्तान से आगे निकलकर कार रोक ली। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और शाहफरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अचानक ही एक दूसरे पर झपट पड़ी। देखते ही देखते उन दोनों के कपड़े फट गए, बाल भी बिखर गए और वो दोनों कार से उतर गई। वो कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, फिर दौड़ती हुई तवीले के लकड़ी के फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गई। दोनों बुरी तरह हाँफ रही थी, जैसे दूर से दौड़ती हुई आई हो। कौन है उधर, कौन है? लकड़ियों के अंबार की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। बचाओ, हमें बचाओ, समीना चीखी, लेकिन आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। वो दोनों लकड़ियों के अंबार के पिछली तरफ चली गईं, जहां बल्ब रोशन हो गया और 2 गुंडे किस्म के आदमी वहां खड़े थे। कौन हो तुम लोग, क्या बात है? एक ने बारी बारी उन्हें घूरा। गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा कर भागी हैं, खुदा के लिए हमें बचा लो, समीना बोली। फिक्र ही मत करो, हमसे बड़ा इस इलाके में गुंडा कौन हो सकता है। आओ तुम लोग अंदर आ जाओ, हम देखते हैं, उस शख्स ने कहा। समीना और शाहफरी कोठरी में दाखिल हो गई। वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन दोनों गुंडों ने भी मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों लकड़ियों के अंबार के ऊपर से घूमकर तवीले के फाटक की तरफ चले गए। समीना और शाहफरी उस कोठरी में खड़ी रही। ये कोठरी 8 बाई 8 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसकी दीवारें गारे मिट्टी की थीं और छत टीन की थी, जिस पर घास फूस और सूखी झाड़ियां पड़ी थी। फर्श भी कच्चा था। एक तरफ चारपाई पड़ी थी जिस पर मैला सा केस और तकिया पड़ा हुआ था। तकिया के करीब केटू सिगरेट और एक माचिस भी रखी हुई थी।
उस चारपाई के सामने वाली टूटी हुई कुर्सियां भी पड़ी थी, जो गालिबन तबीले में मौजूद काट कबार के ढेर में से निकाली गई थी। कुर्सियों और चारपाइयों के दरमियान एक हुक्का भी रखा हुआ था। समीना ने झुककर चीलम को छू कर देखा, वो गर्म थी। गालिबन वो दोनों यहाँ बैठे हुक्का पी रहे थे। एक दीवार पर लगी हुई खूंटी पर 2-3 मैले से कपड़े भी टंगे हुए थे। तकरीबन 5 मिनट बाद कोठी के बाहर उन दोनों गुंडों की आवाजें सुनाई दी। वो ऊंची आवाज में किसी को माँ बहन की गालियां बकते हुए आ रहे थे। समीना और शाबरी एकदम संभल गई। अब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की बजाय खौफ का तासर झलक रहा था। वो सहमी सी एक दीवार से लगकर खड़ी हो गई। 60 वाट के बल्ब की रोशनी में उनके चेहरों पर जर्दी का तासर भी पैदा था। वो दोनों गुंडे अंदर दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही रुक गए। भाग गए हरामजादे, उनमें से एक ने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो दुबला पतला लंबे कद का मालिक था। उसकी ठोड़ी पर दाईं तरफ तकरीबन 1 इंच लंबा पुराने जख्म का निशान नजर आ रहा था। वो इसी इलाके के सड़प छाप गुंडे हैं। अब तो भाग गए हैं, लेकिन धमकी देकर गए हैं कि अपने साथियों को लेकर थोड़ी देर में फिर आएंगे। फिर आएंगे? समीना अकला गई। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। हम घर कैसे जाएंगी? वो हमें परेशान करेंगे। समझ में नहीं आता कि जवान लड़कियां आधी रात को अकेली घरों से क्यों निकलती हैं। कहाँ रहती हो तुम लोग? उस गुंडे ने कहा। उसने आखिरी अल्फाज समीना की तरफ देखते हुए कहे थे। टेलीफोन एक्सचेंज की पिछली तरफ समीना ने जवाब दिया। हम बोगीवाल में अपनी बीमार ताई को देखने गई थी, वापसी पर देर होगी। तुम लोग हमें घर तक छोड़ आओ, बड़ी मेहरबानी होगी तुम लोगों को। ना बीबी ना, वही गुंडा बोला। 2-4 गुंडों से तो हम निमट सकते हैं। अगर उन्होंने अपने साथियों के साथ हमें रास्ते में घेर लिया तो हम क्या करेंगे? अपनी जान तो सबको प्यारी होती है ना। अगर उन्होंने यहाँ हमला कर दिया तब भी हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब मौका है, तुम लोग यहाँ से चली जाओ। नहीं, वो हमें रास्ते में घेर लेंगे, समीना ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। उसने महसूस कर लिया था कि वो दोनों ललचाई हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। लेकिन तुम लोगों के लिए हम अपनी जानें तो खतरे में नहीं डाल सकते ना, वही गुंडा बोला। हमें यहाँ छुपा लो, समीना गिड़गिड़ाई। वो गुंडे यहाँ से होकर चले जाएंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ छुपा लें तुम्हें? वो बोला। ओए नूरे, दूसरे गुंडे ने अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहा। बेचारी बहुत परेशान और डरी हुई हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए तय खाने में छुपा दो। वो हरामजादे यहाँ का चक्कर लगाकर चले जाएंगे तो हम इन्हें भी यहाँ से निकाल देंगे। तुम कहते हो तो ठीक है ताफू, नूरे ने कहा। वो तय खाना ही उनके लिए महफूज रहेगा। बाद में इन्हें निकाल कर हम इनको घर भी छोड़ आएंगे। इसी दौरान गेट की तरफ से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई लकड़ी गिरी हो। नूरे और ताफू ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। नूरा उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। उसने ऊँटों पर उंगली रखकर उन्हें बोलने से मना कर दिया था और सरगोशी करते हुए बोला, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं और तबीले को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर सोच क्या रहे हो? ताफू भी सरगोशियाना लहजे में बोला। तहखाने का रास्ता खोलो और इन्हें छुपा दो। नूरे ने बारी बारी समीना और शाह परी की तरफ देखा और ताफू को इशारा किया। उन दोनों ने चारपाई उठाकर दूसरी तरफ रख दी। चारपाई के पीछे दीवार में जमीन के करीब एक सुराख था। ये सुराख इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से हाथ डाला जा सकता था। इधर आकर खड़ी हो जाओ तुम दोनों, नूरे ने समीना और शाह परी को इशारा किया और फिर आगे बढ़कर समीना को बाजू से पकड़कर उस जगह खड़ा कर दिया जहाँ पहले चारपाई बिछी हुई थी। ताऊ शाह परी को पकड़कर उस जगह ले आया। समीना या शाह परी ने उन दोनों से हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। नूरे ने झुककर दीवार में हाथ डाला और अंदर किसी चीज को हरकत दी। समीना और शाह परी चौंक गई। जमीन का वो हिस्सा लिफ्ट की तरह नीचे धंसने लगा। तकरीबन 6 फुट नीचे जाकर जमीन रुक गई। अब जमीन का 3 बाई 4 फुट का वो टुकड़ा किसी चबूतरे की तरह नजर आ रहा था। तहखाने की जमीन उससे 3 फुट नीचे थी। नीचे उतर जाओ, गिरना नहीं, चोट लग जाएगी। नूरे ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। ठहरो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। नूरे ने सहारा देकर समीना को चबूतरे से नीचे उतारा। तब उन्हें भी शाहबरी को सहारा देना जरूरी समझा था और वो दोनों खुद भी नीचे उतर आए। समीना खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। ये तहखाना 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा था। फर्श और दीवारें पुख्ता थी। मुख्तलिफ जगहों पर 3 मरकरी ट्यूब लाइटें रोशन थी। उन ट्यूब लाइटों का ताल्लुक गालिबन रास्ते के मैकेनिज्म से था, लेकिन एक तरफ दीवार पर स्विच बोर्ड भी लगा हुआ था जिसके तमाम स्विच ऑफ थे। नूरे ने 3-4 स्विच ऑन कर दिए और उसी दीवार की एक सुराख में हाथ डालकर किसी चीज को हरकत दी। वो चबूतरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। उसके नीचे लिफ्ट शाफ्ट लगी हुई थी। ऐसी लिफ्ट शाफ्ट आमतौर पर पेट्रोल पंपों पर नजर आती है, जो कारों को धोने या सर्विस करने में इस्तेमाल होती है। वो चबूतरा छत के नीचे खला में फिट हो गया। तहखाने का रास्ता बंद होने से ट्यूब लाइटों पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी वजह शायद ये थी कि नूरे ने स्विच ऑन कर दिए थे। इस वसी व अरीज कमरे में दीवारों के साथ शीशे की अलमारियां बनी हुई थी और इन अलमारियों में हीरोइन के पैकेट भरे हुए थे। समीना के ख्याल में हर पैकेट 5 किलो का जरूर होगा। उस हिसाब से वो हीरोइन 2 टन से भी ज्यादा हो सकती थी। लाहौर हाजी अब्दुल्ला का हेडक्वार्टर था, यहाँ से पूरी दुनिया को माल सप्लाई होता था। ये तो एक गोदाम था। हो सकता है इस तरह के और भी कई गोदाम हो जो इसी तरह हीरोइन से भरे हुए हों। शाहपरी भी हैरान नजरों से अलमारियों को देख रही थी।
वो अपने साथी को मुखातिब करते हुए कह रहा था, कैसी रही हमारी ये चाल, गुंडों से बचकर पनाह लेने के लिए हमारे डेरे पर आई थी। इन्हें पता नहीं था कि हम उनसे भी बड़े गुंडे हैं। आज की रात तो जश्न मनाएंगे। काफू ने हंसते हुए जवाब दिया, ताज़ा माल है, मजा आ जाएगा। अब तक तो गलियों में फिरने वाली फकीरनियों पर ही गुजारा करते रहे हैं, मगर इनको देखो कैसी चमक रही हैं। हाँ, जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज मिली है, आज तो वाकई जश्न मनाएंगे। नूरे ने भी हल्का सा कहका लगाया। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, आज तुम लोगों को पता चलेगा कि आधी रात को अकेले घर से निकलने का क्या नतीजा निकलता है। क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम लोग? समीना खौफजदा अंदाज में अकलाई। तुम तो खुद सियानी हो, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, नूरे ने हंसते हुए कहा। शराफत से हमारी बात मान लो, हंसी खुशी राजी हो जाओगी तो बाद में हम तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आएंगे। नहीं, समीना खौफजदा अंदाज में पीछे हटते हुए बोली, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ दें बीबी? नूरा भी आगे बढ़ते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार तो ऐसी चीज मिली है, कैसे छोड़ दें? हम शोर मचाएंगे। समीना ने धमकी दी। इससे क्या होगा? नूरे ने कहा, जितना मर्जी चीख लो, तुम्हारी आवाज इस तय खाने से बाहर नहीं जाएगी। शाहपरी भी मिन्नत समाजत करती हुई पीछे हट रही थी और ताफू ने उसे घेर कर दीवार से लगा दिया था। शाहपरी के लिए अब पीछे हटने की जगह नहीं थी। उसने एक तरफ हटना चाहा, मगर ताफू शिकारी कुत्ते की तरह उस पर झपटा था, लेकिन शाहपरी झुकाई देकर नीचे बैठ गई। दूसरी तरफ समीना भी कुछ ऐसी सूरत से दो चार थी। नूरे ने समीना पर छलांग लगाई तो वो बड़ी फुर्ती से झुकाई देकर एक तरफ हट गई। उसके साथ ही वो चीखी थी, एक्शन शाहपरी! और फिर दोनों ने बैक वक्त अपनी अपनी शलवार के नेफों में उड़ते हुए पिस्तौल निकाल लिए। बस अब खत्म हो गया तुम लोगों का ड्रामा। समीना नूरे को पिस्तौल की जद पर लेते हुए बोली, तुम समझे थे कि हम वाकई गुंडों से बचने के लिए यहाँ आई थी, और जब तुम धोखे से हमें तय खाने में ला रहे थे तो हम कुछ नहीं समझी थी। हम तो खुद इस तय खाने में आना चाहती थी और तुम लोग बड़ी आसानी से हमारे जाल में फंस गए। कौन हो तुम लोग? नूरे ने कहा। उनके हाथों में पिस्तौल देखकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम्हारी मौत, समीना ने कहा। लेकिन नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हमारा मामला तो हाजी अब्दुल्ला से है। तुम लोग तो उसके मामूली कारिंदे हो, तुम्हें जिंदा रखा जाएगा ताकि तुम लोग हाजी को बता सको कि यहाँ कौन आया था। समीना? नूरा इकलाया। उसका चेहरा खौफ से स्याह पड़ गया। पहचान लिया? समीना मुस्कुराई। पहले भी देखा था मुझे? नहीं, नूरा बोला। हाजी की इकबाल टोन वाली कोठी को भी तुमने ही आग लगाई थी। हाजी ने हमें होशियार कर दिया था, मगर फिर भी हम धोखा खा गए। अगर तुम्हें अपने फर्ज का एहसास होता और दिल में हवस ना होती तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती थी, समीना ने कहा। अब हाजी की इस गोदाम का हाल भी इकबाल टोन वाली कोठी जैसा होगा और अरबों रुपए मालियत की ये हीरोइन चंद मिनट में धुआं बनकर उड़ जाएगी। हाथ उठा लो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। उन दोनों ने हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। तहखाने में रस्सियां भी मौजूद थी और उन्हें बांधने में समीना को जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। उन दोनों ने मुजाहमत भी नहीं की थी। समीना का खौफ इस तरह उनके ज़हन को लपेट में ले चुका था कि वो मुजाहमत कर ही नहीं सके थे। शाहपरी, समीना उन दोनों को बांधने के बाद सीधी होती हुई बोली, तुम यहीं रुको, मैं उस्मान को बुला कर लाती हूँ। उसने दीवार के सुराख में हाथ डालकर एक कुंडे को घुमाया। ऊपर वाले कमरे के फर्श का वो हिस्सा नीचे आ गया। तहखाने से बाहर आकर समीना मोहतात अंदाज में चलती हुई तबीले के फाटक के पास आ गई। फाटक की आड़ में रुककर उसने 2 उंगलियां ऊँटों पर डालकर सीटी बजाई और इंतजार करने लगी। चंद सेकंड बाद इंस्पेक्टर उस्मान वहां आ गया। समीना उसे तहखाने में ले आई। अलमारियों में भरी हुई हीरोइन देखकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। नूरे को देखकर वो चौंक गया। नूरा भी अजीब सी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। उस्मान ने समीना के हाथ से पिस्तौल ले लिया और उसकी नाली नूरे की खोपड़ी पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। नूरे के सर से खून की धार बह निकली। उसने 1-2 झटके लिए और खत्म हो गया। ये क्या किया तुमने? समीना ने उसे घूरा। ये मुझे जानता है और अच्छी तरह पहचानता है। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसके कान में सरगोशी की। फिर वो ताफू की तरफ देखते हुए बारोब लहजे में बोला, मुझे जानते हो तुम कि मैं कौन हूँ? नहीं जी, ताफू ने जवाब दिया। वो नूरे का हजर देखकर कांप उठा था। मुझे मत मारे जी, मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं। तुम्हें उन लोगों के निक्के निक्के बच्चों का ख्याल नहीं आता जिन्हें तुम लोग बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते हो? इंस्पेक्टर उस्मान ने ठोकर मारते हुए कहा। इसके साथ उलझकर वक्त जाया मत करो। समीना ने उस्मान को टोक दिया। हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। समीना चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, तुम बाहर जाओ और टूटा फूटा फर्नीचर और लकड़ियां वगैरह नीचे फेंकते रहो, हम नीचे का काम संभाल लेंगे। इंस्पेक्टर उस्मान ऊपर चला गया और कोठरी के सामने अंबार में से लकड़ियां उठा कर नीचे फेंकने लगा। उसमें टूटा फूटा फर्नीचर, ज्यादातर टूटे हुए तांगे और दरख्तों की खुश्क लकड़ियां थी। समीना और शाहपरी वो लकड़ियां उठा कर अलमारियों के साथ साथ ढेर करती रहीं। उन्हें इस काम में तकरीबन 1 घंटा लग गया और इस 1 घंटे के दौरान हीरोइन के पैकेटों से भरी हुई खार अलमारी के साथ अच्छी खासी लकड़ियां जमा हो चुकी थी। समीना और शाहपरी ने नूरे की लाश और रस्सियों से बंधे हुए ताफू को उठाकर चबूतरे पर डाल दिया और लिफ्ट को ऊपर भेज दिया। उस्मान ने नूरे की लाश को उठाकर एक तरफ डाल दिया
और ताफू को भी पैर से धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। उस्मान, माचिस नीचे फेंको, समीना ने ऊपर देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर उस्मान ने जेब से माचिस निकालकर नीचे फेंक दी। समीना ने शाहपरी को इशारा किया और वो लिफ्ट वाले चबूतरे पर खड़ी हो गई और समीना आगे बढ़कर अलमारियों के सामने लकड़ियों को आग लगाने लगी। लकड़ियों के साथ जगह जगह पतली शाखों वाली खुश्क झाड़ियां भी रखी थी। उन झाड़ियों ने फौरन ही आग पकड़ ली। समीना ने 5-6 जगहों पर आग लगा ली थी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी। समीना ने दीवार के सुराख में हाथ डालकर लिफ्ट के मैकेनिज्म को हरकत दी, लेकिन उस चबूतरे ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। वो मैकेनिज्म को बार बार हरकत देती रही। समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। बार बार कोशिश के बावजूद वो चबूतरा टस से मस नहीं हुआ था। तहखाने में आग तेजी से फैल रही थी और धुआं बढ़ रहा था। आग की तपश से एक अलमारी का शीशा चिटक कर गिरा तो छन्नाके की आवाज से शाहपरी भी बदहवास हो गई। इंस्पेक्टर उस्मान भी ऊपर से लिफ्ट के मैकेनिज्म को बार बार हरकत दे रहा था, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो रहा था। इसे छोड़ दो उस्मान, हमें हाथ से पकड़कर ऊपर खींचो, जल्दी करो, आग फैल रही है, समीना ने ऊपर देखते हुए कहा। उस्मान ने झुककर समीना का हाथ पकड़ दिया और उसे ऊपर खींचने लगा। ऊपर आकर समीना एक तरफ खड़ी हो गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। उस्मान एक बार फिर झुककर शाहपरी को ऊपर खींचने लगा। शाहपरी भी ऊपर आ गई। जल्दी करो, कुछ लकड़ियां तय खाने के अंदर फेंक दो ताकि आग मजीद फैल जाए, समीना ने कहा। वो तीनों लकड़ियां उठा उठा कर तय खाने में फेंकने लगे, यहाँ तक कि रास्ते वाली खला भी लकड़ियों से बंद हो गई। नीचे से ये लकड़ियां आग पकड़ती तो तबीले का ऊपर वाला हिस्सा भी आग की जद में आ जाता। उन्होंने कोठरी में भी बहुत सी लकड़ियां फेंक दी थी। मैं तफैल को बुलाती हूँ और तुम इसे उठाकर फाटक के पास ले आओ उस्मान, समीना ने ताफू की तरफ इशारा करते हुए कहा और दौड़ती हुई तबीले के फाटक के करीब चली गई और पहले की तरह 2 उंगलियां मुंह में डालकर सीटी बजाई। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर तफैल गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। उसके हेडलैम्प्स और बत्तियां भी बुझी हुई थी। डिक्की खोल तफैल, जल्दी करो, समीना ने कहा और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। इसी दौरान इंस्पेक्टर उस्मान ताफू को उठाकर वहां ले आया था। तफैल ने डिक्की खोल दी। उस्मान ने ताफू को डिक्की में ठूंस कर ढकना बंद कर दिया। फिर वो और तफैल मिलकर नूरे की लाश उठाकर ले आए और उसे तबीले के सामने सड़क के दूसरे किनारे पर डाल दिया। इसी दौरान समीना और शाहपरी कार की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। इंस्पेक्टर उस्मान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तफैल दूसरी सीट पर। समीना ने मुड़कर देखा। तय खाने वाली कोठरी से धुआं निकलना शुरू हो गया था, जिसका मतलब था कि तय खाने में आग फैल रही थी। उस्मान ने यू टर्न लिया और कार को चौक की तरफ मोड़ दिया। चौक पर सिगरेट और चाय की दुकानें बंद हो चुकी थी और यहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। उस सड़क से निकलने वाली एक सड़क तो हक नवाज रोड थी, जो बागबानपुरा से होती हुई शालीमार तक चली गई थी। सामने वाली सड़क कुछ आगे जाकर जीटी रोड से मिल गई थी और दाईं तरफ वो सड़क थी जो घोड़े शाह और चाह मीरा की तरफ चली गई थी। वो लोग उसी सड़क से आए थे। चौक से उस सड़क की तरफ एक घाटी सी बनी हुई थी। उस्मान ने उस तरफ कार मोड़ दी। घाटी पर थोड़ा ही आगे सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिस चौकी थी।